लास्ट वीडियो में मैंने आपको यहीं पे छोड़ा था और मैंने कहा था यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी कितने तरीके की होती है? आप मुझे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी बता दो, मैं उसे टू पार्ट्स में ही कंसिडर करूंगा। आप मुझे अगर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी बताते हो तो मैं उसे कितने पार्ट्स में कंसिडर करूंगा? सिर्फ दो पार्ट में। कौन कौन? एक रहेगा हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक रहेगा हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। चलिए अब इसी चीज को हमें खाली सीखना है और समझना है। बहुत इजी है, आराम से हो जाएगा, बस ध्यान बनाए रखिएगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? वैसा एक्टिविटी जो लोगों के द्वारा किया जा रहा है विथ द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग मनी, विच आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी कि कोई भी एक ऐसा एक्टिविटी जो लोग कर रहे हैं, किसके, उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उनका मेन गोल क्या है, क्यों वो वही काम करना चाह रहे हैं। सर अगर उनका मेन गोल है पैसा कमाना, अर्निंग मनी, ऑब्जेक्ट है उनका कि हम पैसा कमाएंगे, तो उस तरीके की एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। फिर से रिपीट कर दूं, ह्यूमन की कोई भी एक्टिविटी ले आओ, वो दो ही पार्ट में डिवाइड होगी, या तो इकोनॉमिक या तो नॉन इकोनॉमिक। सर इसका एक एग्जांपल दे दो ना इकोनॉमिक एक्टिविटी का। अभी सुन लो, आपके स्कूल टीचर अगर वो स्कूल में आके आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, जैसे लेट से आपके कोई बीएसटी के टीचर हैं स्कूल में, वो आपके स्कूल में आके आपको पढ़ा रहे हैं, तो वो उनकी कौन सी एक्टिविटी कहलाएगी? सर वो उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी, क्योंकि उनका मेन मोटिव है कुछ अर्न करना, ताकि वो अपने परिवार को आगे बढ़ा सके, लेके चल सके आगे तक। सर नॉन इकोनॉमिक समझा दीजिए सर, लगे हाथ ये भी समझ लीजिए। नॉन इकोनॉमिक मतलब, जब सेम एग्जांपल लूंगा, जब आपके स्कूल टीचर आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, वो अपने खुद के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, वो अपने खुद के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तब वो चीज क्या कहलाएगा? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। समझ गए सर? इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब वैसा एक्टिविटी जब हमारा मेन ऑब्जेक्ट जिसके पीछे, या मेन ऑब्जेक्टिव हमारा जिसके पीछे पैसा कमाना रहता है, जैसे कि हम स्कूल में पढ़ा रहे हैं, या फिर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन अ फैक्ट्री, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स बाय होलसेलर टू रिटेलर, या फिर वर्किंग इन अ फैक्ट्री, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब मेरा मेन एम है कि भाई मेरे को पैसे चाहिए। नॉन इकोनॉमिक क्या होता है? मेन एम मेरे को पैसा कमाना नहीं है, तो सर मेन एम क्या होता है यहाँ पे? मेन एम रहता है साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। देखो यहाँ पे, वैसी एक्टिविटी जो आपने जो आपने करी है, या फिर एक इंडिविजुअल ने करी है, विथ अ मोटिव ऑफ गेटिंग साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, आर नोन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब यहाँ पर स्कूल टीचर अपने ही बच्चे को पढ़ा रहा है अपने ही घर में, तो वो उनसे फीस थोड़े लेगा। तो वही बात है, ये तो वो एग्जाम्पल हो गया। दूसरा, गोइंग टू टेम्पल, मंदिर जा रहे हो, चैरिटी कर रहे हो, सोशल सर्विस कर रहे हो। आपने देखा कि यार कोई एक बच्चा है जो भूखा टाइप लग रहा है, बहुत गरीब है, पैसे वो नहीं है उसके पास कुछ खरीदने के लिए, आपने उसको कुछ खरीद के दे दिया। आपने 5 रुपए का पार्ले जी, 3 रुपए का, 4 रुपए का पार्ले जी, एक पैकेट उसको खरीद के दे दिया। होता है ना एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, तो वही चीज तो है। इसी को बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। समझ गए सर? इकोनॉमिक मतलब जिसका मेन मोटिव पैसा कमाना है। सॉरी। नॉन इकोनॉमिक मतलब जिसका मेन मोटिव पैसा कमाना नहीं है, जिसका मेन मोटिव है साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी भी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है हमारे पास। पहला है बिजनेस, दूसरा है प्रोफेशन, और तीसरा हमारे पास है एम्प्लॉयमेंट। जैसे बिजनेस में क्या क्या आएगा सर? ट्रेड, इंडस्ट्री, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टीजमेंट, ये सारा कुछ। ये सब हम लोग डेप्थ में कब पढ़ेंगे सर? आगे एक टॉपिक है जिसमें हम लोग ये सब का सब A to Z पॉइंट डेप्थ में पढ़ेंगे, अभी खाली सुन लो। बिजनेस में क्या क्या आता है? ट्रेड आता है, क्या होता है आगे पढ़ेंगे। इंडस्ट्री क्या होता है आगे पढ़ेंगे, मतलब बैंकिंग, ये सारा कुछ हम लोग आगे देखेंगे। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी का दूसरा हिस्सा क्या है सर? मेडिकल, लीगल, चार्टर्ड अकाउंटेंट। मतलब जो, जिन्होंने मेडिकल की पढ़ाई की है, मतलब जिन्होंने एक हाई एंड क्लास स्टडीज की हुई है, जिन्होंने एक स्पेशल नॉलेज गेन किया हुआ है अपने एक पर्टिकुलर फील्ड में। जैसे कि मेडिकल फील्ड में एक डॉक्टर की पढ़ाई हो गई, लीगल फील्ड में एक लॉयर की पढ़ाई हो गई, फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब कि आपका जो अकाउंटिंग वगैरह का जो भी झोल झमेला होता है जो हम लोग संभालते हैं वो सारा कुछ। फिर मैनेजर, क्लर्क और सुपरविजन आता है आपके एम्प्लॉयमेंट के अंदर में। समझ गए सर? बिजनेस के अंदर में आएगा वो सारा कुछ जो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे इस वीडियो में, या मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो में, तो पक्का है।
फिर प्रोफेशन होता है सर, और फिर फाइनली एम्प्लॉयमेंट होता है। डन है सर, मक्खन सर। अब आ जाओ इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक के डिफरेंस पे। पर्पस क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटी का? सर पैसा कमाना। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का क्या है सर? साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। आउटकम क्या निकलेगा अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं? तो क्या होगा सर? मेरे पास वेल्थ आएगा और एसेट आएगा, मतलब हम अपना जमीन जायदाद, इनकम, है ना, बैंक बैलेंस, ये सब बढ़ाएंगे। लेकिन सर अगर हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं तो हमको सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस मिलेगा। एक्सपेक्टेशंस क्या है? पीपल यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी में एक्सपेक्ट करते हैं प्रॉफिट या फिर मनी इनकम को, लेकिन यहाँ पर पीपल प्रॉफिट या फिर मनी इनकम को एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। इनका एक्सपेक्टेशंस हैप्पीनेस होता है। कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का मतलब अगर चाहो तो लिख लो कहीं पे, काम आ जाएगा तुम्हारे। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन रिटर्न मतलब बदले में कुछ मिलेगा। तो दे आर गाइडेड बाय द नेशनल कंसिडरेशन, सॉरी, रैशनल कंसिडरेशन एज दे इन्वॉल्व द यूज ऑफ स्कार्स इकोनॉमिक रिसोर्सेज सच एज लैंड, लेबर, कैपिटल एक्सेट्रा। यहाँ पर जब भी हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, हम लोग इकोनॉमिक के स्कार्स रिसोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं। सर स्कार्स का मतलब क्या होता है? स्कार्स का मतलब होता है बाबू लिमिटेड रिसोर्सेस, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सारा कुछ। यहाँ पर कंसिडरेशन में क्या होगा सर? दे आर मोटिवेटेड बाय इमोशनल एंड सेंटिमेंटल रीजंस, तो नो इकोनॉमिक कंसिडरेशन इन्वॉल्व। यहाँ पर कंसिडरेशन होता ही नहीं है। फिर से रिपीट कर दूं, इकोनॉमिक एक्टिविटी में कंसिडरेशन होगा, क्योंकि अगर आपने कुछ मेहनत किया तो आप बदले में पैसा कमाओगे। बट नॉन इकोनॉमिक में कुछ भी कंसिडरेशन आपके पास नहीं रहता है, क्योंकि आप यहाँ पैसा कमाने के मोटिव से आए ही नहीं हो। समझ गए सर? अब एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है जिसका नाम क्या है? कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस क्या है? बिजनेस इज अ वाइड टर्म, इट इंक्लूड्स ऑल द ऑक्यूपेशन। बिजनेस एक बहुत बड़ा टर्म है, यहाँ पर सारे ऑक्यूपेशन इंक्लूड हो जाते हैं जिसमें लोग बिजी रहते हैं अर्न करने के लिए। अगर मैं आपको एक लेमन भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो बस ये लाइन इतना कहना चाह रहा है कि जब आप किसी भी तरीके से पैसे कमाने लगते हो, अब वो कोई भी तरीका हो, कोई ऑक्यूपेशन हो, कोई प्रोफेशन हो, कोई बिजनेस हो, ट्रेड हो, कॉमर्स हो, ये सारा कुछ आगे पढ़ेंगे, लोड मत लीजिएगा। तो यही सारा कुछ हमारे लिए क्या कहलाता है? बिजनेस। बिजनेस बहुत बड़ा टर्म है, बहुत बड़ा। जैसे कि एक इंसान कैसे कमा सकता है, देखो यहाँ लिखा हुआ है, अर्न आइदर बाय, आइदर मतलब या तो, रुक जाओ इसको मैं येलो कलर कर देता हूँ, बेटर रहेगा, हाँ। अर्न आइदर बाय प्रोडक्शन और परचेज एंड सेल। समझ में आया? या तो हम अर्निंग करेंगे प्रोडक्शन और परचेज और सेल के साथ, यानी कि हम गुड्स को बाय सेल करेंगे। लिखा भी हुआ है। क्यों गुड्स को बाय सेल करेंगे सर? टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ अदर पीपल। इसको ऐसे समझो, आप जो है किसी रिटेलर, आप अपने घर के दुकान, घर में जो आसपास दुकान होगा आपके घर के, आप वहां जाते हो, एक मैगी का पैकेट खरीद लेते हो। तो आपका यहाँ पर क्या हो गया? नीड सेटिस्फाई हो गया। आपको चाहिए था मैगी, जो आपको मिल गया। तो वो आपको कैसे मिला? क्या उसने बनाया था? नहीं सर, उसने किसी और से खरीदा होगा और मेरे तक पहुंचाया होगा। है ना, एक स्टेप होता है ना कि पहले आप प्रोड्यूस करते हो, फिर प्रोडक्शन के बाद वो फैक्ट्री से निकल के होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से तब कस्टमर के पास जाता है। तो वही बात तो यहाँ पे लिखा हुआ है, सेम चीज। देखो मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ कि प्रोडक्शन करेंगे, नहीं तो फिर परचेज और सेल करेंगे, या इन शॉर्ट बोले तो एक्सचेंज करेंगे। किस चीज का? गुड्स का और सर्विस का, ताकि सामने वाले का नीड क्या हो जाए? सेटिस्फाई हो जाए, विथ द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। हम सामने वाले के नीड को तो सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? प्रॉफिट कमाना। मॉडर्न टाइम में बिजनेस जो है वो ज्यादा लंबा देर तक नहीं कर सकता है गुड्स और सर्विसेज में डीलिंग। तो बिजनेस को सिर्फ अब प्रॉफिट के टाइम पे हम लोग नहीं बता सकते हैं। सर क्या बोले, कुछ समझ में नहीं आया, फिर से रिपीट करते हैं। ये जो अभी मैंने आपसे कहा कि सिर्फ आप प्रॉफिट कमाने के ऑब्जेक्टिव से ही धंधा करते हो, बिजनेस करते हो, ये पहले के समय में सही था। लेकिन अभी के समय जब इतना कंपटीशन इंक्रीज हो गया, जब इतना कंपटीशन बढ़ गया, तो अब ये चीज सही नहीं है। तो सर अब इस केस में क्या करना होगा? इस केस में हम लोगों को कुछ मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल करना होगा, जो कि कुछ लगभग 4 मॉडर्न टेक्निक्स हैं। पहला, क्रिएटिंग अ कस्टमर फॉर इटसेल्फ। आप अब आप क्या करोगे यहाँ पर?
अब आप पहले के जमाने में नहीं रह रहे हो कि जो भी बनाएंगे जैसा भी बनाएंगे बिक जाएगा, नहीं। अब हमारा कस्टमर जो है वो अवेयरनेस के रूप में आता है, कस्टमर अवेयर है, कस्टमर को सब पता है। सॉरी। तो अब बस इसी चीज को हम लोग को आगे लेके चलना है कि क्रिएटिंग अ कस्टमर फॉर इटसेल्फ। अब खुद नोटिस करना कि आप किसी एक दुकान में ही जाना प्रीफर करते हो जहां पर आपका बहुत अच्छा बॉन्डिंग बन चुका है। भले वो दुकान आपके घर से दूर हो या पास हो, फर्क नहीं पड़ता, आप वही दुकान में जाओगे जब भी आपको वैसा प्रोडक्ट खरीदना हो तो वही तो यहाँ पे समझाया जा रहा है कि आप यहाँ पर अपने लिए क्या कर रहे हैं, कस्टमर बना रहे हैं। सर कस्टमर बना रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं हम। कस्टमर बना रहे कहने का मतलब होता है बाबू कि यू आर क्रिएटिंग अ बेस, कि भाई अगर तेरे को कोई भी चीज खरीदनी है, जो सामान मैं बेच रहा हूँ, तू कहीं भी रह तू मेरे पास ही आएगा। उसको कहते हैं क्रिएटिंग अ कस्टमर फॉर इटसेल्फ। जैसे अभी के हाल फिलहाल के टाइम पे ये काम कौन कर रहा है, जूडियो। जूडियो जो है, जहां तक मुझे लगता है, पर्सनल है ये मेरा, जहां तक मुझे लगता है जूडियो जो है वो कम दाम में अच्छे कपड़े दे देता है एज कम्पेयर टू अदर सेलर्स। तो हो सकता है आपके घर से जूडियो थोड़ा दूर पे है, फिर भी आप जूडियो ही जाओगे कपड़े खरीदने के लिए। समझ गए सर? हम्म। अब क्या है, कन्वर्टिंग इकोनॉमिक रिसोर्सेस इनटू गुड्स एंड सर्विसेज कीपिंग इन माइंड द प्रेफरेंस ऑफ कस्टमर। पहले के जमाने में क्या होता था कि आप कैसे भी कोई भी चीज बना दो मार्केट में बिक जाता था, क्योंकि कस्टमर अवेयर नहीं था। बट आज के टाइम पे कस्टमर बहुत ज्यादा अवेयर हो गया। आप एक फोन खरीदने बैठते हो तो आप दुनिया भर का चीज एनालिसिस करते हो कि यार इस फोन में रैम कितना है, पबजी चलेगा नहीं चलेगा। अगर आप एक लड़की हैं तो आप उसका कैमरा देखेंगे कि चेहरा अच्छा आएगा कि नहीं आएगा। तो वही चीज तो यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा है ये वाला पॉइंट। पॉइंट नंबर 2 क्या बोल रहा है कि आप इकोनॉमिक रिसोर्सेस को कन्वर्ट करते हैं गुड्स और सर्विसेज में, कस्टमर के प्रेफरेंस को ध्यान में रख के कि कस्टमर क्या चाहता है। तीसरा, सेम प्रोडक्ट में ही इनोवेशन लाते रहना। इनोवेशन मतलब कुछ अपग्रेडेशन, चेंजेस। चौथा, मार्केटिंग दिस इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अब आपने इनोवेशन ले आया, जैसे कि टेस्ला। टेस्ला गाड़ी तो बनाया, कार तो बनाया, लेकिन कौन सा वाला, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाया। अब इसको वो मार्केट करेगा तब तो पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ चुके हैं मार्केट में। एडवर्टीजमेंट करेगा ना, तो वही तो बोल रहा है। चलो चारों पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट क्या बोला, एक कस्टमर बनाओ अपने लिए, एक कस्टमर बेस क्रिएट करोगे। जब भी कस्टमर खरीदे तो आप ही की दुकान से खरीदे। जैसे कि बबीता जी हमेशा जेठालाल से जाके ही प्रोडक्ट खरीदती है इलेक्ट्रॉनिक्स का। दूसरा, इकोनॉमिक रिसोर्सेज को कुछ इस तरीके से कन्वर्ट कीजिए गुड्स और सर्विसेज में कि कस्टमर का ध्यान रखा गया हो, प्रेफरेंस का। तीसरा, इनोवेशन लाते रहिए। और चौथा, अगर इनोवेशन लाए हैं, कोई नया प्रोडक्ट बनाए हैं, तो उसका एडवर्टीजमेंट कीजिए, मार्केटिंग कीजिए कि आपने एक नया प्रोडक्ट बनाया है। समझ गए सर? मक्खन सर, मक्खन इजी था सर। कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर नेचर ऑफ बिजनेस। जो अभी ऊपर पढ़े हैं बिल्कुल वही है। नेचर का मतलब क्या होता है कि बिजनेस कैसा है। सबसे पहला, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, हम लोग ऊपर पढ़ लिए, ये प्रॉफिट मोटिव होता है। यहाँ पे प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट होता है गुड्स और सर्विसेज का। प्रोडक्शन मतलब बनाना, प्रोक्योरमेंट मतलब कहीं से खरीद के कहीं को बेच देना। तीसरा, यहाँ पर सेल और एक्सचेंज होता है गुड्स और सर्विसेज का, अगेन सेम पॉइंट। चौथा, यहाँ पर गुड्स और सर्विसेज में रेगुलर बेसिस पे डीलिंग किया जाता है। आप ये नहीं बोल सकते हम एक बार माल बेचे ना है चलो हम बिजनेस के, नहीं, आपको उस चीज को रेगुलर करना होगा तब वो चीज बिजनेस कहलाएगा। फिर यहाँ पे प्रॉफिट अर्निंग के मोटिव से होता है, और यहाँ पर अनसर्टेनिटी होता है रिवार्ड और रिटर्न का, या फिर रिस्क और रिटर्न का। बिल्कुल सही बात है, कभी आपका बिजनेस बहुत ज्यादा चलेगा, कभी आपका बिजनेस चलेगा ही नहीं, तो यहाँ पे ये चीज होता है। बिजनेस को एक इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों कहा जाता है, बिजनेस को एक इकोनॉमिक एक्टिविटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दो कारण है इसके। पहला, ये प्रॉफिट मोटिव होता है। तीन कारण है बेसिकली। प्रॉफिट मोटिव से किया जाता है, यहाँ पे यूटिलिटी क्रिएट किया जाता है, और यहाँ पर गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज किया जाता है। सर प्रॉफिट मोटिव समझ में आता है, गुड सर्विस से समझ में आता है एक्सचेंज। ये यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी का मतलब होता है बाबू वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी, कि किसी भी कमोडिटी में, जैसे लेट्स से टी है, चाय है, चाय, ये चाय कितना आपको सेटिस्फाई कर ले रहा है। कमोडिटी मतलब जिसको आप खा पी सकते हैं, यूज कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। जैसे देखो, फॉर्म यूटिलिटी है, दूसरा टाइम यूटिलिटी है, तीसरा प्लेस यूटिलिटी है।
टाइम और प्लेस एकदम इजी है कि जिस समय बोला गया उस समय मेरे पास गुड्स आ जाना चाहिए, और जिस जगह बोला गया उस जगह गुड्स आ जाना चाहिए। टाइम और प्लेस तो खत्म हो गया। सर फॉर्म यूटिलिटी थोड़ा समझा सकते हैं? बिल्कुल समझा सकते हो, उसके लिए मुझे थोड़ा जूम इन करना पड़ेगा, मुझे थोड़ी जगह चाहिए होगी। आओ मैं थोड़ा यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ फॉर्म यूटिलिटी। हाँ, देखना मेरा बात ध्यान से सुनना। अरे ये कुछ ज्यादा ही हो गया। कम ऑन। हाँ, चलो। हम्म देखेंगे। लेट से ये क्या है, कोई बता सकते हो? हम बताते हैं आप लोगों को। लेट से टाटा स्टील है। क्या है? टाटा स्टील है। सिर्फ एक स्टील का टुकड़ा है। क्या ये टुकड़ा आपके किसी काम का है? बताओ ना, क्या ये स्टील का टुकड़ा आपके किसी काम का है? नहीं सर, ये स्टील का टुकड़ा हमारे किसी काम का नहीं है। लेकिन अब मैं इसी स्टील के टुकड़े को एक कार का शेप दे दूं, जिसको टाटा मोटर्स बोलेंगे, और इसको एक अच्छे से कार बना दिया जाए। ठीक है। जी सर। अब ये बताओ, क्या अब ये स्टील आपके किसी काम का है? जी सर, बिल्कुल ये स्टील हमारे बिल्कुल ही काम का है, क्योंकि अब हम इससे क्या कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं सर इसमें बैठ के। तो वही चीज तो यहाँ पे समझाया जा रहा है बाबू, फॉर्म यूटिलिटी में। फॉर्म यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? फॉर्म यूटिलिटी का मतलब होता है कि चीजों को बदल देना। चीजों को क्या कर देना, बदल देना। यानी उसके आकार को बदल के हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने यूज में ला रहे हैं। समझ गए सर, मक्खन सर, इजी था। चलो बताओ, बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों है? सर तीन कारण है: प्रॉफिट मोटिव, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आइए ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस पे आते हैं। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर मैं आपको एक बात बोल दूं, तो मेन ऑब्जेक्टिव तो होता है हमेशा प्रॉफिट अर्निंग। बट थोड़ा सा डेप्थ में लेके चलता हूँ यहाँ पे। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव आर द एंड। ऑब्जेक्टिव एक वैसा अंत है जिसके लिए हम लोग सारा एक्टिविटी करते हैं एक बिजनेस में। सर नहीं समझे? अरे बहुत इजी है। आप क्यों पढ़ाई कर रहे हो? ये जो आप वीडियो देख रहे हो क्यों देख रहे हो? कि आपका एग्जाम में मार्क्स अच्छा आ जाए या फिर आपको नॉलेज बढ़ जाए। तो वही तो आपका ऑब्जेक्टिव है ना, अंत है। ऑब्जेक्टिव हमेशा अंत होता है, मार्क्स अच्छा आ जाए, नॉलेज बढ़ जाए, या जो भी। उसी के लिए हम लोग पूरे साल मेहनत करते हैं। तो वही तो बात लिखा है, ऑब्जेक्टिव एक अंत है जिसके लिए पूरे साल या फिर बिजनेस में जितना भी एक्टिविटी है वो सारा कुछ होता है। जहां तक बिजनेस एज फार एज द बिजनेस मैन मस्ट सेट अप स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। बिजनेसमैन को एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव सेट करना चाहिए। प्रॉफिट अर्निंग तो इम्पोर्टेंट और प्राइम ऑब्जेक्टिव है ही है, बट सिर्फ यही हमारा ऑब्जेक्टिव हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हमें तीन ऑब्जेक्टिव्स को और साथ में लेके चलना होगा। कौन कौन? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, और फाइनली तीसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, ह्यूमन या फिर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। पहला क्या है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, दूसरा क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव, और तीसरा क्या है, ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। सर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का मतलब कि सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ, ये तीन चीज मिलके इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव बनता है। सर कैसे? देखो समझाता हूँ। जब आप कोई नया बिजनेस मार्केट में लेके आओगे, जब आप कोई नया बिजनेस मार्केट में लेके आओगे, ऐसा तो है नहीं कि वो पहला बिजनेस आ रहा है मार्केट में। ऐसा है क्या? नहीं सर, इससे पहले ना जाने कितने बिजनेस इसी तरीके के मार्केट में आए हुए होंगे सर। बिल्कुल। तो सबसे पहले आपको मार्केट में आते ही क्या करना होगा, सरवाइव करना होगा। फिर सरवाइव करोगे, आपका नाम बनेगा, थोड़ा सा पहचान होने लगेगा, तब आप प्रॉफिट कमाने लग जाओगे। फिर जब आप प्रॉफिट कमाने लग जाओगे तब आप अपने आप को ग्रो करने लग जाओगे, फिर आपका वहां पर से ग्रोथ शुरू हो जाएगा। तो वही बात तो यहाँ पर है। सर एक एग्जाम्पल के साथ समझा दो ना सर। बेस्ट एग्जाम्पल है इसका जियो। जियो जब मार्केट में आया था वो फ्री ऑफ कॉस्ट आया था, क्योंकि उसको पता था एयरटेल, यूनिनॉर, टेलीनॉर, एयरसेल, डोकोमो, फिर आइडिया, वोडाफोन, पता नहीं कौन कौन है जो इस मार्केट को जकड़े हुए हैं, पकड़े हुए हैं। तो जियो बोला हम फ्री में नेट प्रोवाइड करेंगे। तो वो सरवाइव करने का कोशिश किया। एक दो साल उसने सरवाइव किया। जब उसने देखा कि एक कस्टमर बेस बन गया है, कस्टमर्स को लत लग गई है, आदत लग गई है 1 GB 2 GB पर डे इंटरनेट की, फिर उसने चार्जेस लेना शुरू किए, उसने प्रॉफिट कमाया। आज वो ग्रो कर रहा है। जियो टीवी है, फिर वो जियो का टाटा आईपीएल में भी आ गया है। टाटा आईपीएल नहीं, जियो का शायद वो आईपीएल स्पॉन्सर पार्टनर भी बन गया है। और फिर उसके बाद सर जियो का वाईफाई भी आ गया है, पता नहीं क्या क्या चीजें आ गई हैं। तो है ना, ग्रोथ कर रहा है ना वो। तो वही बात तो है यहाँ पे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है सर? सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब होता है आपको सोसाइटी के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। जैसे कि
सप्लाई ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट का क्वालिटी कस्टमर चाहता है उस क्वालिटी का हम बना के उसको बेच रहे हैं। अवॉइड कर रहे हैं हम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का ध्यान दे रहे हैं हम। सोशल सर्विस या कम्युनिटी सर्विस का ध्यान दे रहे हैं। पॉपुलेशन नहीं, पॉल्यूशन अवॉइडेंस का ख्याल रखा जा रहा है कि पॉल्यूशन ना हो। और फाइनली लास्ट आता है इंडिविजुअल या फिर ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। ये क्या होता है सर? इट इज रिलेटेड टू एम्प्लॉय ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर हम लोग एम्प्लॉय के बारे में सोचते हैं। एम्प्लॉय बहुत एक वेरिएबल रिसोर्सेस है जो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करता है आपके बिजनेस के सक्सेस में। अगर आपको मैक्सिमम चाहिए अपने किसी एम्प्लॉय से, तो आपको अपने एम्प्लॉय को मोटिवेटेड रखना होगा और उसका ध्यान रखना होगा ताकि वो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव की ओर आगे बढ़ सके। अब इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है एम्प्लॉय का? सर, अच्छा वर्किंग कंडीशन होना चाहिए, मतलब कि जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं वहाँ के लोग अच्छे होने चाहिए, एक दूसरे को अच्छे से ग्रीट करे। अगर हम एक अच्छे एम्प्लॉय हैं तो हमको अच्छा सैलरी भी मिलना चाहिए, मेरा पर्सनल ग्रोथ भी वहाँ होना चाहिए, पीयर रिकॉग्निशन मतलब आपके जो कलीग्स हैं उनमें आपका रिकॉग्निशन पहचान होना चाहिए। फिर फाइनली आपका साथ ही साथ क्या होना चाहिए? स्पेशल बेनिफिट्स आपको मिलना चाहिए, जैसे कि आपको रेंट अलाउंसेस मिलेगा, फिर आपको क्या कहते हैं उसको, आपके स्कूल के बच्चों की फी भर देगा कंपनी, या फिर आपके आने जाने का थोड़ा खर्च उठा लेगा, ये सारा कुछ। चलो, एक पॉइंट छोटा सा इसको करके आज की क्लास को खत्म करते हैं। रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस। बिजनेस में प्रॉफिट का क्या रोल है? हम लोग इतना देर से पढ़ रहे हैं कि प्रॉफिट मेन ऑब्जेक्टिव है, प्रॉफिट होनी चाहिए, क्यों होना चाहिए, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों जरूरी है प्रॉफिट? सबसे पहला, सर्वाइवल के लिए जरूरी है। अगर प्रॉफिट होगा तभी तो बिजनेस बढ़ेगा, तभी तो बिजनेस आगे चलेगा। अरे सांस लेंगे तभी तो इंसान आगे चलेगा, वही चीज तो प्रॉफिट में भी है। प्रॉफिट होगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। दूसरा, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। अगर अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो हम एक्सपेंड कर पाएंगे, अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे। प्रॉफिट दिखाता है कि आपके बिजनेस में एफिशिएंसी, आपका बिजनेस अच्छा है। प्रॉफिट दिखाता है कि आपके बिजनेस में रिवॉर्ड और आपके बिजनेस में जो है रिस्क बियरिंग कैपेसिटी है, मतलब आप रिस्क ले सकते हैं। प्रॉफिट दिखाता है कि आप अपना रेपुटेशन या गुडविल बनाए हुए मार्केट में। चलिए, अब ये जो है ये बहुत अच्छा टॉपिक है। नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका फॉर श्योर। इसी टॉपिक को करेंगे और चैप्टर ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगा, ये लास्ट टॉपिक है। चलिए, तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये वाली वीडियो देखनी है जो नेक्स्ट में आएगी, इस आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी, क्लिक करके देख लीजिए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, इंतज़ार रहेगा आपका।